डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको दिलचस्प कहानियां सुनाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। अम्मी डॉक्टर को बुलाने में ढेर सारा पैसा भी खर्च कर दे, फिर भी शायद चिराग को इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। और हो सकता है कि वो अब मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी ना कर सके, यानी सब खत्म। चिराग को कम उम्र में ही 5वीं रैंक का मार्शल आर्टिस्ट बना दिया गया था। वो अपनी फैमिली का सबसे होशियार बच्चा था और पूरा फैमिली उससे उम्मीद लगाए बैठा था। लेकिन अब ये उम्मीद अयान ने पूरी तरह तोड़ दी थी। अचानक उस अधेड़ उम्र के आदमी ने ऊपर देखा और रिंग पर खड़े अयान को घूरते हुए उसकी तरफ गुस्से से भरी आंखों से देखा। उसकी आंखों में आग थी। वो गुस्से से कांपते हुए दहाड़ा, बदबूदार लड़के, तूने मेरे छोटे मालिक को चोट पहुंचाई। आज मैं तुझे यहीं मार डालूंगा, तेरे खून से इस जगह को रंग दूंगा। उसकी धमकी सुनकर रिया का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो डर के मारे चिल्लाई, अयान भागो, ये भूपेंद्र है जो एक तेंदुए की तरह शक्तिशाली है। चिराग के फैमिली के लोग इसे बहुत मानते हैं। ये 7वें लेवल का योद्धा है और वह अपने शहर में सबसे ताकतवर में गिना जाता है। तुम इसका सामना नहीं कर सकते। रिया की बात सुनकर अयान को भी समझ आ गया कि अब रुकना बेवकूफी होगी। अभी तो उसने बस चिराग को एक मुक्के में गिराया है और अब वो पहले से ही कमजोर हो गया है। उसके पास दोबारा लड़ने की ताकत नहीं बची। अगले ही पल अयान बिना किसी सोच के रिंग से कूद गया। उसने रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया और दोनों मार्शल आर्ट हॉल के गेट की तरफ भागे। हाँ बच्चों, भागना चाहते हो? अब बहुत देर हो चुकी है। भूपेंद्र दहाड़ा। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। वो तोप के गोले की तरह पीछे से दौड़ा। उसके शरीर से एक डरावनी ताकत निकल रही थी, एकदम चिराग से कई गुना ज्यादा। जब रिया ने पीछे से तेज हवा की आवाज सुनी तो उसने अयान का हाथ छोड़ दिया। फिर वो अपने दोनों हाथ फैलाकर अयान के सामने खड़ी हो गई। उसने अपना सिर घुमाया और चिल्लाई, अयान भागो, मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगी। मैं अपने फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूं। वो मेरी तरफ हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। रिया को खुद को बचाने के लिए अपने नाजुक शरीर का इस्तेमाल करते हुए देखकर अयान की आंखें नम हो गईं और उसका गला सूख गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल के सबसे नरम हिस्से को किसी चीज ने गहराई से छू लिया हो। इस साल अयान एक घमंडी बेटे से गिरकर लोगों की हंसी का हिस्सा बन गया था। लेकिन इस वक्त रिया का ऐसा बर्ताव पहली बार था जब उसके रिश्तेदारों के अलावा किसी और ने उसके लिए इतना अच्छा किया था। अगर अयान उसे छोड़ देता तो क्या वो खुद को मर्द कह सकता था? ये सोचकर वह उसके हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़ गया। भले ही वो अब बहुत कमजोर हो गया था और उसमें मुक्का मारने की ताकत भी नहीं थी, लेकिन उसे आगे बढ़ना ही था। यही तो असली मर्द होता है। इसी समय महान अमर आत्मा विदुरदेव की आवाज अचानक उसके कानों में गूंजी, ये मजबूत है और इसमें खून की गर्मी है। यही असली मर्द है। अयान, मैंने चिराग के साथ तुम्हारी पिछली लड़ाई में दखल नहीं दिया था, लेकिन अब की बार अलग है। जैसे ही भूपेंद्र ने ये शब्द कहे, अयान को ऐसा लगा जैसे किसी बड़ी नदी का बहाव या किसी ज्वालामुखी का फटना उसके शरीर के अंदर हो रहा हो। कमजोरी का पहले जैसा एहसास एकदम चला गया और उसकी आत्मा एकदम ताजा हो गई। अयान को बस इतना लगा कि उसकी ताकत एक झटके में आसमान तक पहुंच गई। उसे ऐसा भी लगा जैसे वो एक मुक्के से आसमान तोड़ सकता है और तारों को चीर सकता है। ये थी सबसे असली और शुद्ध ताकत। भूपेंद्र, जिसकी रफ्तार पहले बिजली जैसी थी, अब अयान को उसकी चाल एकदम धीमी लग रही थी, जैसे कोई कछुआ धीरे धीरे रेंग रहा हो। ये कैसे हो सकता है? इस समय एक बूढ़ा आदमी जो अब तक मार्शल आर्ट हॉल के अंधेरे कोने में छिपा हुआ था और जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसने अयान के शरीर में जो बदलाव हुआ था उसे महसूस किया। जैसे उसने कुछ अनोखा देख लिया हो। उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसका पूरा शरीर कांप गया और उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। अचानक अयान ने आखिरकार हमला किया। उसने एक मुक्का मारा, लेकिन हवा में कोई आवाज नहीं आई। सब कुछ एकदम शांत था, जैसे सुबह सुबह पार्क में कोई बूढ़ा आदमी एक्सरसाइज कर रहा हो। लेकिन ये मुक्का भूपेंद्र की आंखों में ऐसा था जैसे मौत सामने खड़ी हो। उसे एक अजीब डर महसूस हुआ और उसने अपने हाथों से खुद को बचाने की कोशिश की।
धड़ाम! अगले ही पल अय्यान की दाहिनी मुट्ठी सीधे भूपेंद्र के हाथों पर पड़ी। उसके हाथ की हड्डियां एक झटके में टूटकर धंस गईं। उसका शरीर जैसे किसी तेज ट्रेन से टकरा गया हो। वो उड़ता हुआ सीधा दीवार से जा टकराया। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि भूपेंद्र का शरीर जमीन पर गिरा नहीं, बल्कि दीवार पर एक पेंटिंग की तरह चिपक गया। वो बहुत देर तक हिला भी नहीं। ऐसा लगा जैसे वो ग्रेविटी के बाहर किसी इनविजिबल शक्ति से दीवार पर चिपका हुआ हो। बूढ़ा आदमी जो पहले लड़ाई देखने के लिए अंधेरे में छिपा हुआ था, उसने ये सीन देखने के बाद गहरी सांस ली और धीरे से ये शब्द बोले, मार्शल आर्ट की बुक में कहा गया है, लोगों को पीटना एक तस्वीर लटकाने जैसा होता है और मारना ऐसा जैसे घास काटी जा रही हो। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई इंसान मार्शल आर्ट में बहुत आगे पहुंच जाता है, तब उसकी मुट्ठी की ताकत सीधे दुश्मन के शरीर पर पड़ती है। वो दुश्मन को उड़ाकर दीवार से टकरा देता है और वो ऐसे चिपक जाता है जैसे कोई दीवार पर तस्वीर लटकाई गई हो और फिर जमीन तक न गिरे, वहीं लटक जाए। वैसे ऐसा तभी होता है जब कोई मास्टर अपने फाइटिंग आर्ट में बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुका हो। 9वीं रैंक का योद्धा भी ऐसा नहीं कर सकता। ये तो बस कोई महान मास्टर ही कर सकता है। पूरे इंडिया में ऐसे महान मास्टर बहुत कम हैं और जो भी हैं वो भी कम से कम 50 से 60 साल के होंगे। और यहाँ तो अय्यान 20 साल से भी कम उम्र का है। उसके पास इतनी जबरदस्त ताकत कैसे हो सकती है? तभी उस बूढ़े आदमी के दिमाग में एक बात चमकी, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। उसकी आंखों में एक खास चमक आ गई। उसने अब अपने आप को छिपाना बंद कर दिया और सीधे अय्यान और रिया की तरफ बढ़ा। उसे सामने आता देख रिया चौंक गई और बोली, दादा रघुनाथ, आप यहाँ क्यों आए? बूढ़े आदमी ने कहा, बिटिया, जब आप और चिराग की फैमिली के यंग मास्टर के बीच इतना बड़ा मामला हो गया है तो मालिक खुद नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे खास तौर पर भेजा है देखने के लिए। रिया ने घबरा कर पूछा, ओह दादा रघुनाथ, अब तो चिराग और भूपेंद्र दोनों को चोट लग गई है। क्या अब आप ओबरॉय फैमिली और चिराग की फैमिली के बीच दुश्मनी हो जाएगी? दादा रघुनाथ हंसते हुए बोले, हाँ 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 बिटिया, चिंता मत करो। चाहे चिराग की फैमिली जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारी ओबरॉय फैमिली उनसे डरती नहीं है। और मैं अभी किसी को भेजूंगा जो चिराग और भूपेंद्र को हॉस्पिटल ले जाएंगे। फिर उन्होंने अय्यान की तरफ देखा और नरमी से बोले, बेटा, मेरा नाम रघुनाथ है, मैं ओबरॉय फैमिली की देखभाल करने वाला हूँ। अय्यान ने जवाब दिया, नमस्ते दादा रघुनाथ, मेरा नाम अय्यान है और मैं रिया के साथ। वो क्लासमेट कहने ही वाला था, लेकिन रिया की बात याद आ गई जब उसने सबके सामने कह दिया था कि वो अय्यान की गर्लफ्रेंड है। इसलिए अय्यान ने झट से अपनी बात बदली और कहा, मैं रिया का प्रेमी हूँ। दादा रघुनाथ मुस्कुराए और बोले, वाह, ये तो वाकई बहादुरी है। फिर वो बोले, बेटा, अब जब तुम रिया के प्रेमी हो और तुमने उसकी बड़ी मदद की है, तो अब चलो हमारे साथ हमारे ओबरॉय फैमिली में मेहमान बनकर रहो। रिया ये सुनकर शॉक्ड हो गई और बोली, क्या दादा रघुनाथ, आप अय्यान को भी अपने घर ले जाना चाहते हैं? दादा रघुनाथ मुस्कुराकर बोले, बिटिया, अब जब इस लड़के ने चिराग और भूपेंद्र को हरा दिया है, तो अगर बात बाहर फैल गई तो हो सकता है कि चिराग की फैमिली खुद हमारे ओबरॉय फैमिली पर हमला न करे, लेकिन वो इस लड़के से जरूर बदला लेंगे। रिया घबरा गई और बोली, हो, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, अब मैं क्या करूं? उसकी आंखों में चिंता और थोड़ा पछतावा भी था। भले ही अय्यान ने अभी बहुत जबरदस्त ताकत दिखाई है, लेकिन चिराग की फैमिली में कई बड़े बड़े योद्धा हैं। अफवाह है कि उनके पूर्वज 9वीं रैंक के मार्शल आर्टिस्ट हैं, जो लगभग ग्रेट मास्टर जैसे होते हैं। अगर इस मामले की वजह से अय्यान को नुकसान पहुंचा तो रिया खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। दादा रघुनाथ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटिया, तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इस लड़के को एक पहचान दे दो तो चिराग की फैमिली उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रिया ने चौंक कर पूछा, कौन सी पहचान? दादा रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत आसान है, उसे हमारी ओबरॉय फैमिली का दामाद बना दो। यह सुनते ही रिया एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसे समझ आ गया कि दादा रघुनाथ असल में क्या कहना चाह रहे हैं। वो अय्यान को उसका पति बनाना चाहते हैं। अगले ही पल रिया का चेहरा एकदम लाल हो गया, उसकी आंखें झुक गईं।
उसने अयान की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। हालांकि दादा रघुनाथ सिर्फ एक सेवक की तरह हैं, लेकिन उसके दादा और ओबरॉय फैमिली के मुखिया उन्हें एक खास दोस्त मानते हैं। ओबरॉय फैमिली में युवा पीढ़ी उन्हें बहुत सम्मान देती है। असल में ओबरॉय फैमिली में दादा रघुनाथ को ओबरॉय फैमिली के मालिक के बाद सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है। दूसरी तरफ दादा रघुनाथ के ऑफर को सुनने के बाद अयान को भी शर्म का एहसास हुआ। रिया स्वाभाविक रूप से सुंदर है। हालांकि वह अभी भी हाई स्कूल में एक सीनियर है, वह थोड़ी बच्ची जैसी है, लेकिन कुछ सालों में वह सच में बहुत सुंदर बन जाएगी। ऐसी खूबसूरती के लिए अगर कोई कहे कि उसे पसंद नहीं है तो वह झूठ ही होगा। और जब भूपेंद्र की आखिरी चाल का सामना करना पड़ा तो रिया ने भी खतरे की परवाह नहीं की। उसने अयान के सामने अपने आप को खड़ा कर दिया और उसे भागने का मौका दिया। रिया के इस कदम से अयान का दिल बहुत दुखी हुआ। अयान और रिया कुछ ही दिन पहले मिले थे। वे एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे, इसलिए अयान रिया के लिए ज्यादा से ज्यादा तारीफ और शुक्रगुजारी महसूस कर रहा था, लेकिन उसने लड़का लड़की के प्यार के बारे में नहीं सोचा था। थोड़ी देर तक वह बस चुपचाप खड़ा रहा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोले। शायद मिस्टर रघुनाथ को लगा कि उनका ऑफर थोड़ा अचानक था, इसलिए उन्होंने हल्की सी खांसी की और कहा, भाई अयान चलो, तुम पहले मेरे साथ रिया के घर वापस चलो। घर के मालिक से बात करके फिर हम आराम से बात करेंगे। अयान ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिला दिया। महान अमर आत्मा विदुर देव की वजह से अयान को चिराग की फैमिली से बदला लेने का डर नहीं था, लेकिन वह अपने फैमिली में अकेला भी नहीं था। चिराग की फैमिली की ताकत के साथ उनके लिए अयान के फैमिली और दोस्तों को नुकसान पहुंचाना कोई मुश्किल काम नहीं था। फिर तीनों लोग मार्शल आर्ट हॉल से बाहर निकले और एक लग्जरी कार में बैठ गए। आधा घंटा बाद कार एक शांत और सुंदर आलीशान बंगले वाले एरिया में पहुंच गया। अंदर की सड़कें घुमावदार थीं। 3 सीढ़ियां, एक आंगन और फिर 5 सीढ़ियां और एक शानदार नजारा था। वहां तरह तरह के कीमती पेड़ लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सपनों की दुनिया में आ गए हों। आखिर में लग्जरी कार एक 5 मंजिला बंगले के सामने रुका। कार से उतरने के बाद अयान को समझ आया कि यह सिर्फ कोई बंगला नहीं है, बल्कि एक आलीशान महल जैसी जगह है। बगीचा इतना बड़ा था कि उसमें फुटबॉल खेला जा सकता था, स्विमिंग पूल, पिकनिक मनाने की जगह, यहां तक कि टेनिस कोर्ट भी था। घर का आंगन एक नीली झील के किनारे था। झील के अंदर रंग बिरंगी मछलियां आराम से तैर रही थीं। अगर आप उत्तर प्रदेश के अभी के महंगे जमीन के दाम को देखें तो ये जमीन करोड़ों की कीमत की होगी। दादा रघुनाथ और रिया के साथ अयान इस 5 मंजिला बंगले में अंदर गया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक बड़ा हॉल था। दोनों तरफ ड्रेस में नौकरानियां खड़ी थीं जो उनका स्वागत कर रही थीं। लिविंग रूम में पहुंचे तो वहां की सजावट बहुत ही शानदार थी। दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स टंगी हुई थीं और जो सामान वहां रखा था वह सब पुरानी और कीमती चीजें लग रही थीं। अयान को उनकी सही कीमत नहीं पता थी, लेकिन वो किसी फेमस आर्टिस्ट की चीजें लग रही थीं। पहले जब रिया ने बिना सोचे 1 लाख का इनाम दिया था, तभी अयान को शक हुआ था कि रिया का फैमिली कुछ खास है, लेकिन जब उसने ये सब अपनी आंखों से देखा तो उसका दिल बहुत भावुक हो गया। उसने मन ही मन कहा, एक दिन मैं भी अपनी मेहनत से ये सब हासिल करूंगा। भाई अयान, मिस रिया, आप लोग थोड़ी देर यहाँ आराम करें, मैं अभी जाकर मास्टर को सब कुछ बताता हूँ, बूढ़े दादाजी ने कहा और दूसरी मंजिल की तरफ चले गए। दूसरी मंजिल पर सबसे अंदर का कमरा था ओबरॉय फैमिली के मुखिया राजवीर ओबरॉय का स्टडी रूम। ठक ठक ठक, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राजवीर ओबरॉय, जो एक बड़े शानदार कुर्सी पर बैठे थे, बोले, अंदर आओ। दरवाजा खुला और बूढ़ा रघुनाथ अंदर आए। थोड़ा झुककर बोले, मुखिया जी, मैं वापस आ गया हूं। भाई रघुनाथ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, हमारे बीच भाईचारा काफी है, तुम्हें यह कहने की कोई जरूरत नहीं है, राजवीर ओबरॉय ने कहा। अगर ये बातें कोई और सुन लेता तो बहुत हैरान हो जाता। आपको बता दूं, ओबरॉय फैमिली पिछले 100 सालों से चली आ रहा है। ये उत्तर प्रदेश के पहले दर्जे की फैमिली है। यहां तक कि पूरे उत्तर प्रदेश में भी इसका नाम बहुत ऊंचा है।
एक बड़े और ताकतवर फैमिली का मुखिया होने के नाते राजवीर ओबरॉय को एक बहुत ही असरदार इंसान माना जाता है। वो किसी भी छोटे मोटे आदमी के भाई कैसे हो सकते हैं? लेकिन राजवीर ओबरॉय जानते थे कि अगर उनके सामने रघुवीर नहीं होते तो वे कई बार मारे जा चुके होते। जब राजवीर ओबरॉय जवान थे तो वे बहुत जोश में रहते थे और इसी वजह से उन्होंने कई दुश्मन बना लिए थे। कुछ लोगों ने तो उन्हें मारने के लिए गुप्त हत्यारों को भी भेजा था। एक संयोग से मुलाकात हुई थी जिसने उसे रघुवीर से मिलवाया। उस वक्त रघुवीर बहुत बुरी तरह जख्मी था। ओबरॉय फैमिली की मदद से रघुवीर ठीक हो गया। उसी समय राजवीर ओबरॉय को पता चला कि रघुवीर एक 8वीं रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है। रघुवीर की देखरेख में राजवीर ओबरॉय इतने सालों तक सुरक्षित और ठीक ठाक रहा। यूं भी कह सकते हैं कि रघुवीर को ओबरॉय फैमिली ने एक छुपे हुए ताकतवर सहारे की तरह माना था। स्टडी रूम में जब राजवीर ओबरॉय ने कुछ कहा तो रघुवीर ने सिर हिलाते हुए कहा, मास्टर, एक देश बिना नेता के नहीं चल सकता और एक फैमिली बिना सोच विचार के नहीं। आपकी और मेरी जिम्मेदारियां अलग हैं तो मैं घमंड कैसे कर सकता हूं? रघुवीर की आवाज में एक मजबूत विश्वास था। यह सुनकर राजवीर ओबरॉय अब ज्यादा हिचकिचाया नहीं और फिर से बोला, वैसे भाई रघुनाथ, उस चिराग के साथ क्या चल रहा है? उस चिराग की फैमिली के लड़के को तुमने उसे ज्यादा शर्मिंदा तो नहीं किया ना? मास्टर, वो युवा मास्टर चिराग बहुत ज्यादा घायल था और बेहोश भी हो गया था। मैंने उसे अस्पताल भेज दिया है, रघुवीर ने बताया। यह सुनकर राजवीर ओबरॉय चौंक गया। भाई रघुनाथ, क्या यह हो सकता है कि तुमने खुद उस लड़के को सबक सिखाया हो? नहीं, यह सब मिस के बॉयफ्रेंड ने किया, रघुवीर ने कहा। बॉयफ्रेंड? राजवीर ओबरॉय ने अपनी आवाज धीमी करते हुए रघुनाथ की ओर देखा और भौहें सिकोड़ ली। उसे रिया और चिराग के बीच हुए समझौते की भी जानकारी थी। उस वक्त उसे लगा था कि रिया बस जिद कर रही है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि रिया सच में बिना बताए एक बॉयफ्रेंड बना लेगी और चिराग को घायल कर देगी। अब मामला थोड़ा और उलझा हो गया था। उस अनजाने लड़के को चिराग के बारे में सोचने की हिम्मत कैसे हुई? राजवीर ओबरॉय के लहजे में हल्की नाराजगी झलक रही थी। मास्टर, मुझे ऐसा नहीं लगता, अचानक रघुवीर ने थोड़ी जिद के साथ कहा। अगर वाकई में वो लड़की की शादी उस छोटे भाई अयान से हो गई तो ये हमारे ओबरॉय फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये सुनकर राजवीर ओबरॉय की आंखों में हैरानी छा गई। उसने जल्दी से पूछा, भाई रघुनाथ, क्या वो लड़का कोई बड़ी पार्टी का पोता है या दिल्ली का कोई बहुत ताकतवर आदमी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, रघुवीर ने सिर हिलाया और कहा। ना सिर्फ छोटे भाई अयान ने चिराग को हराया, बल्कि 7वीं रैंक के मार्शल आर्टिस्ट भूपेंद्र को भी एक मुक्के में दीवार से टकरा दिया। वो बहुत देर तक उठ ही नहीं पाया। मेरे हिसाब से शायद वो पुरानी मार्शल आर्ट की दुनिया का कोई गुप्त योद्धा है। गुप्त योद्धा? सच में? रघुनाथ, तुम्हारी नजर में वो लड़का आगे चलकर क्या कर सकता है? राजवीर ओबरॉय ने खुश होकर पूछा। अगर वो सही से बढ़ा तो वह शांति से एक ताकतवर इंसान की तरह एक आम लड़का भी तूफान में उड़ता हुआ ड्रैगन बन सकता है। रघुवीर की आवाज बहुत जोशीली और साफ थी, जो पूरे स्टडी रूम में गूंज रही थी। ये सुनकर राजवीर ओबरॉय की आंखों में चमक आ गई और फिर जोर से हंसी फूट पड़ी। हा हा हा, भाई रघुनाथ, अगर ये सब सच है तो हमारा ओबरॉय फैमिली इस मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ सकता है। हो सकता है हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा फैमिली बन जाएं। चलो उस लड़के से मिलते हैं। कुछ ही मिनटों बाद राजवीर ओबरॉय और रघुवीर साथ में लिविंग रूम में पहुंचे। उन्हें आते देख अयान और रिया तुरंत खड़े हो गए। दादाजी, रिया ने उसी वक्त राजवीर ओबरॉय को नमस्ते किया। जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ी, उसके चेहरे पर अचानक दर्द सा आ गया। उसका शरीर कांपने लगा और वह सीधा जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर अयान घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। बगल में खड़े रघुवीर चिल्लाया, अरे नहीं, मिस को फिर से दौरा पड़ा है। लिविंग रूम में रिया को जमीन पर गिरा देखकर अयान घबरा गया। वह दौड़कर उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही अयान का हाथ रिया के सुंदर शरीर को छूता है, उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई बहुत पुराना बर्फ का टुकड़ा छू लिया हो। एक ठंडी लहर उसके हाथ में दौड़ गई। बहुत कठोर ठंड थी। अयान ने झट से हाथ खींच लिया।
जब उसने नीचे देखा तो उसकी उंगलियां नीली और बैंगनी पड़ चुकी थीं। साफ दिख रहा था कि उसे ठंड से जलन हो गई थी। इस समय रिया बर्फ की मूर्ति की तरह बर्फ की एक पतली परत से ढकी हुई जमीन पर गिर गई। उसने आंखें कसकर बंद कर लीं और उसके मासूम चेहरे पर इस समय एक बहुत सुंदर और अलग तरह की चमक दिख रही थी। उसके नाजुक शरीर के चारों ओर से ठंड फैल गई और पूरे लिविंग रूम का टेम्परेचर अचानक बहुत नीचे गिर गया। भाई अय्यान, मिस के शरीर को मत छुओ, वह बीमार है, रघुवीर ने जोर से कहा। मैं रिया को कुछ ही दिनों से जानता हूं, लेकिन इस साल अय्यान का वह एकमात्र दोस्त मानी जा सकती है, इसलिए अब वह खुद ब खुद उसके लिए परेशान हो गया है। इसी समय रघुवीर के बगल में एक 60 साल के बुजुर्ग अय्यान की ओर बढ़े। अपनी उम्र के बावजूद उस बुजुर्ग की नजरें बहुत तेज थीं। उन्होंने अय्यान को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा, जैसे उसे अच्छी तरह परखना चाहते हों। अय्यान को अचानक याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले जब उसने इस बुजुर्ग को देखा था तो रिया ने उन्हें दादाजी कहा था। तो इसका मतलब यह हुआ कि वह ओबरॉय फैमिली के मुखिया हैं। फिर भी राजवीर ओबरॉय की तेज नजरों के सामने भी अय्यान सीधा खड़ा रहा, न ज्यादा झुका और न ही घमंडी लगा। लड़के, मेरा नाम राजवीर ओबरॉय है, मैं रिया का दादा हूं, क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? राजवीर ओबरॉय ने पीछे देखा और गहरी आवाज में पूछा। अय्यान ने यह सुना और उसे याद आया कि उसने रिया से पहले ही उसके फैमिली के सामने बॉयफ्रेंड बनने का वादा किया था। इसलिए उसने सिर हिलाया और जल्दी से कहा, हाँ दादाजी, मेरा नाम अय्यान है। रिया को क्या हुआ? अय्यान की आवाज में चिंता देखकर राजवीर ओबरॉय ने हल्के से सिर हिलाया। अय्यान ने महसूस किया कि वह अपनी पोती के लिए बहुत फिक्रमंद है। अगर, जैसा कि रघुवीर ने कहा था, अय्यान सच में प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया से आया है, तो चिराग तो उसके सामने कुछ भी नहीं होगा। शायद रिया को अपने शरीर को ठीक करने का एक मौका मिल सकता है, इस जिद्दी बीमारी से राहत पाने का। यह सोचते हुए राजवीर ओबरॉय ने अय्यान से कहा, अय्यान, तुम नहीं जानते कि रिया को बचपन में बहुत तेज सर्दी लग गई थी और वह बहुत दिनों तक बीमार रही। 3 साल पहले उसे फिर से सर्दी लग गई और तब से उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। उसे नॉर्मल होने में पूरा दिन और रात लग जाते हैं। हर बार जब वह उठती है तो उसे बहुत थकावट लगती है और उसे कुछ समय आराम करना पड़ता है। शुरुआत में यह हर कुछ महीनों में होता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता यह बार बार होने लगा। अब तो इस साल यह हर 15 दिन में होने लगा है। यह बोलते हुए राजवीर ओबरॉय ने उदास चेहरा बना लिया और धीरे से कहा, रिया की इस अजीब बीमारी के लिए मैं पिछले 3 सालों से फेमस इंडियन डॉक्टरों को ढूंढ रहा हूं, लेकिन अब तक कोई इलाज नहीं मिला। बाद में मैंने 100 करोड़ रुपए की बड़ी रकम भी रख दी थी। तभी मैं भाग्य से डॉक्टर वेदांत को ला पाया। उन्होंने कहा कि रिया का शरीर अलग है और इसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ 1000 साल पुराना संजीवनी फल नाम का फल ही रिया को बीमारी से राहत दिला सकता है। इसी समय एक अमर आत्मा विदुरदेव की तेज और नापसंद करने वाली आवाज अय्यान के कान में गूंजी। हद है, क्या यही है वो टैलेंटेड डॉक्टर? वो तो एक नकली डॉक्टर है जो लोगों की जान से खेलता है। ये लड़की सर्दी से नहीं, बल्कि बहुत खास किस्म के शरीर की वजह से ऐसी है। इसे शीत शक्ति शरीर कहते हैं। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। करोड़ों लोगों में से मुश्किल से एक को ही ऐसा शरीर मिलता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस धरती पर इतनी खास और छुपी हुई ताकत वाला कोई इंसान मिलेगा। अगर तुम्हें शीतलोक में वो बदबूदार औरतें देख लेती तो तुम सच में हैरान रह जाते। तुम उसे हर हाल में वापस ले आते और खुद ही एक साधु बन जाते। कुछ सालों में मुझे लगता है मैं तो एक परी जैसी बन जाऊंगा। महान अमर आत्मा विदुरदेव ने जो कहा वो सुनकर अय्यान ने अपने ध्यान के जरिए चुपचाप उनसे पूछा, महान अमर आत्मा विदुरदेव, ये रहस्यमय शरीर वाकई इतना ताकतवर है? फिर रिया अभी तक बेहोश क्यों है? तुम भ्रमित हो, विदुरदेव ने झड़कते हुए कहा। शीत शक्ति का शरीर वैसे तो बहुत खास होता है, लेकिन इस छोटी लड़की ने कभी कोई साधना नहीं की। उसने पिछले 10 सालों से शीतलोक की शक्ति को अपने अंदर जमा कर रखा है, लेकिन वो इसे सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रही। इसलिए ये ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा
तो 1 साल के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। अय्यान ने जल्दी से पूछा, महान अमर आत्मा विदुर देव, क्या कोई तरीका है जिससे हम उसे बचा सकें? हाँ, कोई रास्ता तो नहीं है, लेकिन अय्यान, ये लड़की तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। शीत शक्ति का शरीर दुनिया में सबसे ज्यादा ठंडी शक्ति वाला होता है और आम लोग इसे झेल ही नहीं सकते, लेकिन तुमने सफेद बाघ की शक्ति को समझा है, जिसमें गर्म ऊर्जा है। अगर तुम इस लड़की के साथ ठंडे और गर्म शक्ति का संतुलन बना लो, दोनों की ताकतों को एक साथ जोड़कर अभ्यास करो और संतुलन की स्थिति हासिल कर लो, तो न सिर्फ उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, बल्कि तुम्हारी ताकत भी बहुत बढ़ जाएगी और तुम एक जबरदस्त गुरु बन जाओगे। क्या? विदुर देव की बात सुनकर अय्यान इतना चौंक गया कि बोल पड़ा, आप जो ठंडे और गर्म शक्ति के संतुलन की बात कर रहे हैं, वो क्या वो वाली बात है जो शर्मनाक मानी जाती है? क्यों अय्यान, क्या तुम ऐसा नहीं करना चाहते? इसमें शर्म की क्या बात है? एक साधक के तौर पर हमें इन सब बातों को खुलकर एक्सेप्ट करना चाहिए। ये काम जीवन के महान संतुलन का हिस्सा है और यह शरीर की ताकत का हिस्सा भी है। मुझे याद है जब देवता पहली बार आए थे तो वो कितने शानदार और वीर थे। मुझे नहीं पता कितनी परियां उन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती थीं। जब सुनहरी हवा और शीत शक्ति जैसी ठंडी बूंदें मिलती हैं तो वो सबको जीत लेती हैं। हा हा हा। अंत में विदुर देव जोर से हंस पड़े, जैसे पुराने जमाने की अपनी रोमांटिक यादें ताजा कर रहे हों। अय्यान को उम्मीद नहीं थी कि विदुर देव इतने खुले और मस्त मौला होंगे, लेकिन अब जबकि समाधान सामने था, अय्यान और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसके लिए यह बात रिया या ओबरॉय फैमिली के किसी सदस्य को बताना नामुमकिन था कि जब तक वो खुद रिया के साथ ही करता रहेगा, उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। अगर ऐसा कहा गया तो सब लोग उसे एक अजीब और गंदे इंसान समझेंगे और शायद उसकी पिटाई भी कर दें। अय्यान ने फिर पूछा, विदुर देव, क्या ठंडे और गर्म शक्ति के संतुलन के अलावा कोई और तरीका है जिससे रिया की हालत सुधर सके? हाय अय्यान, जो तरीका देवता ने बताया वो सबसे आसान और सीधा है, लेकिन अगर तुम उसे नहीं मानते तो ठीक है। रिया की हालत सुधारने के लिए तुम बस इतना कर सकते हो। भाई अय्यान भा। अचानक राजवीर ओबरॉय ने बार बार अय्यान को पुकारा। अय्यान उस समय विदुर देव से चुपचाप बातचीत कर रहा था, लेकिन दूसरों की नजर में ये ऐसा लग रहा था जैसे वो एकदम शून्य में खो गया हो। इस वक्त अय्यान आखिरकार होश में आया। राजवीर ओबरॉय की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, दादा ओबरॉय, माफ करना, मैं बस कहीं खो गया था। कोई बात नहीं, राजवीर ओबरॉय ने हल्के से कहा, लेकिन उसकी आंखें अधूरी उदासी से भरी थीं और वह साफ तौर पर रिया की बीमारी को लेकर परेशान था। इस समय रिया, जो पहले जमीन पर लंगड़ा रही थी, उसके नाजुक शरीर में एक झटका सा लगा और उसने अचानक एक कौर लाल खून थूक दिया। खून उसके कपड़ों पर फैल गया, जैसे कि एक छोटा लाल बेर, जो बहुत ध्यान खींचने वाला था और डराने वाला भी। ये सीन देखकर राजवीर ओबरॉय का चेहरा बदल गया। वो खुद को चिल्लाने से नहीं रोक पाया। क्या हो रहा है? इससे पहले भी कई बार रिया एक दिन बेहोश रही है, पर कभी खून नहीं उगला। क्या हो सकता है? उसकी हालत और बिगड़ गई है। लेकिन अय्यान अपने दिल में अच्छे से जानता था कि विदुर देव के हिसाब से ये रिया के शरीर में मौजूद रहस्यमयी ताकत की वजह से हो रहा था। उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए वो अब रिया के शरीर को ही खाने लगी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रिया की जान को भी खतरा हो सकता है। ये सोचते हुए अय्यान अब और कुछ सोचने की हालत में नहीं था। उसने सीधा राजवीर ओबरॉय से कहा, दादा ओबरॉय, रिया की बीमारी मैं ठीक कर सकता हूं। अय्यान की आवाज धीरे थी, लेकिन ये बात राजवीर ओबरॉय के कानों में जैसे जोर से गूंज गई। क्या? राजवीर ओबरॉय चौंक गया। वो जोर से बोला और अय्यान की आंखों में इस तरह देखा जैसे डूबता हुआ आदमी आखिरी उम्मीद तलाश रहा हो। फिर तुरंत बोला, भाई अय्यान, क्या तुम मजाक कर रहे हो? यहां तक कि 2 वेदांत जैसे टैलेंटेड डॉक्टर के सबसे अच्छे स्टूडेंट ने भी कहा है कि रिया का इलाज मुमकिन नहीं है। सिर्फ संजीवनी फल से ही लक्षण थोड़े कम हो सकते हैं। तुम इलाज कैसे कर सकते हो? अय्यान ने यह बात सुनकर थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, रिया की बीमारी का इलाज करना बहुत आसान है। मुंह से लक्षणों को ठीक करना
और शरीर से असली वजह को खत्म करना। अयान की बात सुनते ही लिविंग रूम में एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। चाहे वो राजवीर ओबरॉय हो या दादा रघुनाथ, दोनों के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उन्होंने कुछ अनहोनी सुन ली हो। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद जब राजवीर ओबरॉय को होश आया तो उसका चेहरा बहुत सीरियस था। उसकी आंखों के कोनों की मांसपेशियां फड़क रही थीं और उसकी तीखी नजरें अंधेरे में चमकते हुए जानवर जैसी लग रही थीं, जो सीधे अयान को घूर रही थीं। ओबरॉय फैमिली के मुखिया के रूप में राजवीर ओबरॉय कोई सीधे साधे बुजुर्ग नहीं है। वो सालों से बड़े पद पर हैं और ताकतवर भी हैं। उनका एक आदेश हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। सालों में उनके अंदर एक दबदबा आ चुका है और इस वक्त वो पूरी तरह अय्यान पर हावी हो रहा था। यहां तक कि अय्यान को सांस लेने में भी थोड़ी तकलीफ हो रही थी। हाँ भाई अय्यान, भले ही हमारी ओबरॉय फैमिली कोई बहुत बड़ा नाम न हो, लेकिन लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा नाम है। भले ही तुम्हारी पहचान बड़ी हो, लेकिन तुम रिया और हमारी फैमिली की इंसर्ट नहीं कर सकते। अब तुम यहां से जा सकते हो। राजवीर ओबरॉय ने गुस्से को अंदर दबाते हुए दांत पीस लिए और सीधा कह दिया, अब तुम जा सकते हो। उसकी आवाज में जो गुस्सा था उसे सुनकर अय्यान समझ गया कि राजवीर ने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया है। अय्यान बस बात को समझाना ही चाहता था, लेकिन तभी राजवीर ने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम अभी भी यहीं रहना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवाऊं? दादा ओबरॉय, मेरा सच में रिया का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। मेरे पास वाकई उसे ठीक करने का एक तरीका है। अय्यान ने अपनी बात पूरे दिल से कही, लेकिन राजवीर की आंखों में अब भी अविश्वास भरा था और उसने ठंडी आवाज में कहा, हाँ भाई, ये क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इलाज और समझ डॉक्टर वेदांत जैसे बड़े डॉक्टर से भी बेहतर है? तो फिर बताओ, तुमने किस मास्टर से सीखा है? तुम्हारे पास कौन कौन से इलाज के सबूत हैं? अय्यान झिझक गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। ये देखकर राजवीर की भौहें चढ़ गईं और उसका चेहरा और सीरियस हो गया। उसे लग रहा था कि अय्यान बस बातें बना रहा है और उसकी पोती का फायदा उठाना चाहता है। बीमारी का इलाज उस तरह की चीज से कैसे किया जा सकता है? दूसरे कामों की तरह नहीं होता। अय्यान, डॉक्टर बनने के लिए तो समय और अनुभव चाहिए होता है। चाहे कोई कितना भी होशियार हो, डॉक्टर बनने के लिए 20 से 30 साल की मेहनत तो लगती ही है। अय्यान की उम्र के लोगों के लिए दूसरों का इलाज करना तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है कि उन्हें सबसे आसान दवाओं की समझ भी नहीं होती। अगर रघुवीर ने पहले से न कहा होता कि अय्यान में कोई खास ताकत है और वो किसी पुरानी मार्शल आर्ट वाली खानदान से है, तो राजवीर ओबरॉय अब तक उसे घर से निकालने को कह चुके होते। राजवीर ओबरॉय के मन में अय्यान को लेकर गुस्सा था। अय्यान ठीक से अपनी बात समझा नहीं पा रहा था, इसलिए उसने बस गहरी आवाज में कहा, दादा ओबरॉय, प्लीज मेरा यकीन करो। मेरे पास सच में रिया की बीमारी का इलाज है। मैं अभी उसे होश में ला सकता हूं। कम से कम रिया की भलाई के लिए मुझे एक मौका दो। इस वक्त दा रघुनाथ, जो अब तक चुप थे, उठे और राजवीर ओबरॉय की ओर देखा। मास्टर, मैं छोटे भाई अय्यान को कुछ समय से जानता हूं। वो कोई धोखेबाज नहीं है। रिया अभी खतरे में है। क्या उसे एक मौका नहीं मिलना चाहिए? रघुवीर को अपने हक में बोलता देख राजवीर ओबरॉय ने थोड़ी देर सोचा, फिर अय्यान की तरफ देखा और बोले, बेटा साफ साफ बताओ, तुमने इतना अजीब इलाज क्यों बताया? राजवीर ओबरॉय की आवाज अब थोड़ी नरम थी। ये देखकर अय्यान को खुशी हुई। उसने जल्दी से कहा, दादा ओबरॉय, आप नहीं जानते, रिया को ठंड नहीं लगी है, बल्कि वो शीत शक्ति शरीर वाली है। राजवीर ओबरॉय हैरान रह गए। लगता है उन्होंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। अय्यान ने तुरंत समझाना शुरू किया, वही बात जो महान अमर आत्मा विदुरदेव ने उसे बताई थी। थोड़ी देर बाद राजवीर ओबरॉय ने रघुवीर की तरफ देखा, जैसे उससे पूछना चाहते हो कि क्या ये सच है। रघुवीर ने धीरे से सिर हिला दिया। कुछ देर राजवीर ओबरॉय सोच में डूबे रहे। उन्हें अय्यान की बात का पूरा यकीन तो नहीं था, लेकिन उन्होंने मान लिया कि शायद अय्यान पुरानी मार्शल दुनिया से है। अगर रघुवीर तक ने शीत शक्ति शरीर के बारे में नहीं सुना, तो हो सकता है ये कोई बहुत पुराना और छुपा हुआ राज हो। तभी रिया, जो जमीन पर बैठी थी, फिर से खून की उल्टी कर बैठी।
उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ गया और उसके शरीर पर जमी बर्फ और भी मोटी हो गई। लिविंग रूम में राजवीर ओबरॉय ने अपने पैरों के नीचे से बर्फ की सर्दी महसूस की और कांपने लगे। अब ज्यादा देर नहीं की जा सकती थी। राजवीर ओबरॉय ने मन में सोचा, जब सारे अच्छे डॉक्टर रिया की बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे और 1000 साल पुराना संजीवनी फल भी नहीं मिला, तो अब सिर्फ एक आखिरी कोशिश की जा सकती है। ये सोचकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने अयान की तरफ देखा और सीरियसली बोले, भाई अयान, अगर तुम रिया की बीमारी ठीक कर सको तो हमारा ओबरॉय खानदान तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेगा। हम तुम्हें अपने सबसे खास मेहमान की तरह मानेंगे। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे और रिया को नुकसान हुआ तो हम ये बात नहीं भूलेंगे। दादा, ओबरॉय रिया ही एक ऐसी लड़की है जिसने इस साल मेरी परवाह की। टेंशन मत लो, मैं उसे ठीक कर दूंगा। अयान की आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसमें पूरा भरोसा और सच्चाई थी। अगले पल अयान रिया के पास गया और धीरे से उसके शरीर को उठाया। अगर पहले रिया बर्फ का टुकड़ा थी, तो अब तो उसके शरीर से 10 गुना ज्यादा ठंड आ रही थी। एक पल में ही अयान के हाथ नीले और बैंगनी हो गए। ठंड उसके अंदर तक पहुंच रही थी, लेकिन फिर भी उसने रिया को थामे रखा। इस वक्त अयान को सिर्फ एक ही बात याद थी, रिया की जान बचानी है। उसने झुककर रिया के गुलाबी होठों की तरफ अपना चेहरा बढ़ाया। ये अयान का पहला किस था। 1 साल पहले वो काव्य से प्यार करता था, लेकिन वो सिर्फ हाथ पकड़ना और गले लगाना तक ही था। उसे कभी नहीं लगा था कि उसका पहला किस रिया, जो सबके लिए एक सपना थी, के साथ होगा। पर यह चुंबन मीठा नहीं था। रिया के होंठ बर्फ जैसे ठंडे थे, मानो वो किसी का मुंह जमा दें। ऊपर से 2 बार खून की उल्टी के बाद रिया के मुंह में खून की तेज गंध थी। इसी समय विदुरदेव की आवाज फिर से अयान के कानों में गूंजी, अयान, रिया को थामे रहो, मन और दोनों की शक्ति को थामे रहो, आत्मा को साफ करो। ये सब सुनते ही अयान को महसूस हुआ कि उसके पेट के नीचे कोई गर्मी उठी और उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसे लगा जैसे उसके शरीर में आग जल रही है और अब वो बाहर निकलना चाहती है। और उस आग का रास्ता सिर्फ एक था, रिया। रिया के होठों की ठंडक ने उस आग को सोख लिया। उसी पल रिया के अंदर की ठंडी ऊर्जा भी खींचती चली गई और तेजी से अयान के शरीर में जाने लगी। अचानक रिया के मुंह से एक धीमी आवाज निकली, जैसे उसे किसी ने सर्दी में धूप में बैठा दिया हो। उसके शरीर पर जमी बर्फ पिघलने लगी, जैसे कोई झरना बह रहा हो, और वो अयान के साथ बहने लगी। इस समय दोनों के शरीर में एक रहस्यमय और गहरी ताकत घुली हुई थी। शीत शक्ति और गर्म शक्ति दोनों एक हो गए थे और खुद को दोहरा रहे थे। अगर ये कोई आम इंसान होता तो वो रिया के शरीर की गहरी ठंडक वाली ताकत से आइसक्रीम की तरह जम जाता। लेकिन अयान के पास सफेद बाघ की ताकत थी, इतनी मर्दाना और मजबूत कि सब कुछ संभल गया। थोड़ी देर के लिए उस ताकत ने दोनों के शरीर को शांति दे दी। दोनों का दिमाग सुन्न हो गया था। उन्होंने बस अपने आप एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया और दोनों के अंदर की बर्फ और आग की ताकतें आपस में घुलने मिलने लगीं। ये बहुत ही रहस्यमय और संतुलन वाली स्थिति थी। उनकी ताकतें भी अचानक बहुत तेजी से बढ़ गईं। अयान को ऐसा लगा कि रिया के मुंह से कोई मीठा रस उसके मुंह में आ रहा है, जैसे उस पर शहद लगा हो। अब रिया के होंठ पहले जैसे ठंडे नहीं थे, बल्कि वो अब नाजुक फूलों की पंखुड़ियों जैसे लग रहे थे, और उसने उन्हें बिना सोचे समझे चूस भी लिया। कुछ पल के लिए कमरे का माहौल बहुत सुकून भरा और मोहक हो गया। इस समय रिया ने एक हल्की सी आवाज निकाली। उसकी पलकें हिलने लगीं और फिर धीरे धीरे उसकी खूबसूरत आंखें खुलीं। वो सच में जाग गई थी। ओबरॉय फैमिली के लिविंग रूम में रिया को होश में आते देखकर राजवीर ओबरॉय और रघुवीर दोनों बहुत खुश हो गए। जब रिया पहले बीमार होती थी तो उस जमी हुई हालत से बाहर आने में 1 दिन और 1 रात लग जाते थे, और अब अयान ने उसे सिर्फ कुछ मिनटों के लिए चूमा और उसका इतना कमाल का असर हुआ। खुशी के साथ साथ राजवीर ओबरॉय को अब पछतावा भी हुआ, क्योंकि उसने अभी अभी अयान को गलत समझा था। दूसरी तरफ रिया ने आंखें खोलने के बाद सबसे पहले अयान को देखा, जो उसके बहुत पास था। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं, जैसे कुछ बहुत अजीब देखा हो। इसके तुरंत बाद
उसने फिर अपने होठों पर कुछ गर्म महसूस किया, जिससे उसकी ठंडक थोड़ी कम हो गई। इस समय अयान को भी पता चल गया कि रिया जाग चुकी है, लेकिन इलाज अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उसे अपना इलाज जारी रखना पड़ा, अपने होंठ और जीभ की मदद से। अयान की तरफ से हो रहे जोरदार हमले को महसूस करते हुए रिया का शरीर कांप गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। उसे समझ नहीं आया कि यह सपना है या असलियत। कुछ और मिनटों बाद जब रिया के शरीर की ठंडी ताकत को अयान ने थोड़े समय के लिए दबा दिया था, तो उसने खुद ही रिया के नाजुक होठों से अपने होंठ हटाए और उसे उठने में मदद की। इस बार रिया फिर से पूरी तरह होश में आ गई थी। उसने अपना मुंह इतना खोल लिया कि जैसे कोई अंडा भी निगल सकती हो, और फिर अयान की तरफ हैरानी से इशारा करते हुए बोली, अयान, तुमने अभी मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, शरारती हो तुम। रिया की डांट सुनकर अयान को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, इसलिए उसने नजरें फेर लीं और उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, इतनी खामोशी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। इस समय राजवीर ओबरॉय ने माहौल को हल्का करने के लिए गला साफ किया और रिया से बोले, रिया, क्या तुम मेरी मदद करने वाले अयान को थैंक्स नहीं देना चाहोगी? यह सुनकर रिया ने अनजाने में अपनी खूबसूरत आंखों में एक हैरानी भरा भाव लाते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी उसे उस लड़के को थैंक्स बोलने के लिए कैसे कह सकते हैं, जिसने अभी अभी उसका फायदा उठाया। इसी वक्त राजवीर ओबरॉय ने रिया को बताया कि अभी क्या हुआ था। जब रिया ने सुना कि अयान ने अपने मुंह से बीमारी को ठीक किया और जड़ से बीमारी का इलाज कर दिया, तो उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया जैसे मार्च का आड़ू का फूल होता है। यह लाली बर्फ जैसी सफेद गर्दन तक फैल गई, बहुत सुंदर लग रही थी। उसने कभी किसी लड़के के साथ प्यार मोहब्बत की बात नहीं की थी, लेकिन आजकल इंटरनेट के जमाने में थोड़ी जिज्ञासा से उसने मर्द औरत की बातों के बारे में कुछ न कुछ जान लिया था, इसलिए उसे फिट का मतलब भी पता था। लेकिन रिया जैसी एक सीधी सादी लड़की के लिए इस तरह से अपनी बीमारी का इलाज करवाना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उसी वक्त उसे अपने पहले किसी की याद आ गई, लेकिन वो भी हालातों के चलते अयान ने उससे छीन लिया था, और वो इतनी शर्मिंदा हो गई कि उसका चेहरा पूरा लाल हो गया। थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए उसने फिर अयान की तरफ देखा और कहा, अयान, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुमसे अजीब बर्ताव किया। मुझे सच में तुम्हें माफ करना चाहिए, और मुझे बचाने के लिए थैंक्स। साथ ही तुमने मुझे चिराग को हराने में भी मदद की। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगी। रिया, हम दोस्त हैं। दोस्तों के बीच एक दूसरे की मदद करना आम बात है, इसमें एहसान या बदले की बात नहीं होनी चाहिए, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया ने ये शब्द सुने तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल वो थोड़ी परेशानी में पड़ गई और बोली, अयान, क्या मेरी बीमारी बहुत ज्यादा सीरियस है? हाँ, अयान ने सिर हिलाकर परेशानी से कहा। रिया, मैंने तुम्हारी बीमारी को अभी थोड़ी देर के लिए रोक दिया है, लेकिन जो रहस्यमयी ऊर्जा तुम्हारे अंदर सालों से जमा हो रही है, वो रातों रात ठीक नहीं हो सकती। अगर यूं ही चलता रहा तो 1 साल में तुम्हारी हालत बिगड़ सकती है। ये सुनते ही रिया का चेहरा सफेद पड़ गया, उसका शरीर कांप उठा और वह धीमे से बोली, तो मेरी बीमारी सिर्फ इसी तरीके से ठीक हो सकती है। बात के आखिर में उसकी आवाज जैसे मच्छर जैसी हल्की हो गई। दूसरी तरफ अयान का चेहरा भी थोड़ा लाल हो गया। उसने कहा, रिया, अभी इसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल अगर हम हर 2 हफ्ते में 1 बार सिर्फ किस करें और ये 7 बार हो जाए तो 1 साल तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, और आगे चलकर जब मेरी ताकत बढ़ेगी तो शायद दूसरा तरीका भी मिल जाए। उफ! ये सुनकर रिया ने थोड़ी राहत की सांस ली। किस करना भले ही शर्म की बात लगे, लेकिन उस इलाज से तो ये बेहतर ही लगा, और वैसे भी उसके मन में अयान के लिए कोई विरोध नहीं था। राजवीर ओबरॉय और रघुवीर ने जब ये सुना तो दोनों की आंखों में अयान के लिए इज्जत और बढ़ गई। अब उनकी नजर में अयान कोई आम लड़का नहीं, बल्कि किसी प्राचीन मार्शल दुनिया से जुड़ा कोई रहस्यमयी योद्धा था। रिया, अब बहुत देर हो गई है, तुम आराम करो, मैं अब घर चलता हूं, अयान ने कहा। भाई अयान, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, राजवीर ओबरॉय ने कहा।
दादाजी तकलीफ मत लीजिए, अयान ने मना कर दिया। अयान की आवाज में परेशानी थी, इसलिए राजवीर ओबरॉय ने जिद नहीं की, लेकिन वह अयान को झुककर शुक्रिया करते हुए बोले, भाई अयान, आपने रिया को बचाया है। आप हमारे ओबरॉय परिवार के लिए एक वरदान हैं। फ्यूचर में जब भी कोई जरूरत हो, आप बस एक बार कहिए, हमारा ओबरॉय परिवार आपके लिए आग में भी कूद जाएगा। राजवीर ओबरॉय के पास बड़ी ताकत थी और उनके ये शब्द अयान के लिए बहुत मायने रखते थे। ओबरॉय हवेली से निकलने के बाद अयान ने ड्राइवर की सलाह मानकर लग्जरी कार में घर जाने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे पेट के निचले हिस्से में एक अजीब हलचल महसूस हुई। पहले जब उसने बॉडी टेम्परिंग पिल खाई थी तो उसे शरीर में थोड़ी बहुत ऊर्जा महसूस होती थी, लेकिन अब वह हवा का झोंका काफी तेज हो गया था। अचानक महान आत्मा विदुरदेव की आवाज उसके कानों में गूंजी, हा 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 हा, अयान, अब तू शरीर बदलाव के तीसरे लेवल तक पहुंच गया है क्या? अयान की आंखों में हैरानी छा गई। मैंने तो सुबह ही पहला लेवल पूरा किया था, इतनी जल्दी तीसरे लेवल तक कैसे पहुंच गया? अयान, क्या मैंने नहीं कहा था कि ओबरॉय फैमिली की लड़की बहुत कठोर शीत शक्ति वाली है? अगर तू उसके साथ ड्यूल कल्टीवेशन करता है तो ये तेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये तो पहली बार है, इसीलिए असर बहुत ज्यादा दिखा। बाद में ये असर थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अगर तू उसके साथ पूरी तरह से संबंध बना लेता है तो तेरी ताकत रॉकेट की तरह बढ़ेगी। सही ने विदुरदेव की बात को सीरियसली नहीं लिया और सोचा कि वो अपनी ताकत को इस तरह नहीं बढ़ाना चाहता। करीब 20 मिनट बाद जब लग्जरी कार उत्तर प्रदेश स्टेडियम की तरफ बढ़ रही थी तो वहां सड़क पर बहुत भीड़ थी। ये क्या हो रहा है? रात के 10 बज गए हैं, फिर भी इतनी भीड़ क्यों है? अयान ने कहा। ड्राइवर ने जवाब दिया, मिस्टर अयान, आपको नहीं पता, आज यहां स्टेडियम में नई नई सुपरस्टार अनवी रॉय का पहला सोलो म्यूजिक शो है, इसलिए इतनी भीड़ लगी है। ओह वाह, लेकिन इसका क्रेज तो किसी पुराने सुपरस्टार से कम नहीं लग रहा। बिल्कुल नहीं, ड्राइवर ने चहकते हुए कहा। मुझे बताना पड़ेगा मिस्टर अयान, मैं खुद अनवी रॉय का बहुत बड़ा फैन हूं। उसका नया गाना तो मैं लगातार सुन रहा हूं। अफसोस ये है कि कॉन्सर्ट का टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। ब्लैक में 10,000 में बिक रहा है, वो भी सबसे पीछे की सीट। अयान ये सुनकर चुपचाप हैरान रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि अनवी रॉय इतनी फेमस हो गई है। वैसे वो फिल्मों या म्यूजिक वर्ल्ड में ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन उसने अनवी रॉय के कुछ गाने जरूर सुने थे। अब सामने भीड़ और ट्रैफिक देखकर उसने ड्राइवर से कहा, मास्टर ड्राइवर, मुझे यहीं उतार दो, मेरा घर पास में ही है, मैं पैदल चला जाऊंगा। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।